प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। बहुत क़यास आराइयों के बाद रशिया ने यूक्रेन पर अब बाकायदा जंग छेड़ दी है। बताया जा रहा है दूसरी आलमी जंग के बाद किसी मुल्क का अपने दुश्मन मुल्क को ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें रशिया ने ज़मीनी, बहरी व हवाई तीनों बेड़ों को जंग में झोंक दिया है। काफ़ी शदीद नुकसान की खबरें आ रही हैं। क्या सारा मामला चल रहा है और इस हमले के पीछे वजूहात क्या है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व मशहूर तजिया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका। आपको और आपके नाजरीन को मेरा आदाब। आदाब। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जंग आम तौर पर ऐसा नहीं हुआ कर रही है। एक कंप्लीट ग्रुप जैसा नाटो का हमला होता है, जैसे अफ़गानिस्तान पे हुआ था, रशिया अपने इराक पे हुआ था। इस किस्म से आजकल जंग होती है। ये किसी मुल्क का दूसरे मुल्क पर दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसकी पीछे वजूहात क्या है? वजूहात बहुत सारी हैं, जो मगर एक एक बुनियादी वजह जिसको समझने की ज़रूरत है और मेरी नज़र में कहीं वो सुनने को नहीं आया। हाँ, वो उसकी सबसे अहम और इमीडिएट वजह उसकी उसकी ये है कि बदलते हुए तनाजुर में, आलमी ताकत के पैमाने, बदलते हुए पैमानों के तनाजुर में आप ये देखेंगे कि रशिया को, पुतिन साहब को अपने इक़्तिदार को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनको करना ज़रूरी है जो उनको फिर से इक़्तिदार में लाए, और उसमें इक़्तिदार में आने के बाद वो कुछ ऐसा आईनी तौर पर कुछ ऐसा करेंगे कि वो ताउम्र जो है प्रेसिडेंट रहें। तो उसके लिए अपने आप को रशिया में उतना मकबूल फिर से बनाना पड़ेगा, वरना रशिया के लोग भी काफ़ी कुछ बेरोज़गारी और महंगाई वगैरह ये सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ होने के साथ साथ ऐसा भी है कि रशिया की नज़रें यूक्रेन पर तकरीबन लगभग उसी ज़माने से ख़ास तौर पर लगी हुई हैं जब 2014 में यूक्रेन नाटो के करीब होता हुआ जब नज़र आया रशिया को, तो रशिया ने एक इंतहाई हिकमत अमली से काम लेते हुए क्रीमिया, जो उसका पेनिनसुलर हिस्सा है यूक्रेन का, यूरोप के सबसे बड़े मुल्क का जो पेनिनसुलर हिस्सा है, जिसके बहुत कुछ सरहदें रशिया से मिलती हैं, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मकसद क्या था? उस वक्त रशिया की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो बाकायदा तौर पर सारे यूक्रेन पर कब्जा करके नाटो को आंखें दिखा सके। अब लेकिन 8 साल के बाद जब नाटो भी कुछ कमजोर हुआ है, खुसूसन नाटो का सरपरस्त अमेरिका बहुत कुछ कमजोर हुआ है, तो वैसी सूरत में नाटो के बढ़ते हुए कदम यूक्रेन की तरफ, ये रशिया के लिए एक फौरी वजह बन गए कि रशिया यूक्रेन को थोड़ा अपने ताबे कर ले या यूक्रेन पर अपनी काबू की हुकूमत लेकर आए, जैसा कि आज आम रिवाज चल रहा है। लोग दानिश्वर लोग बड़ी बातें करते हैं और फौरन रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं सोच में, फिक्र में, हालांकि उनकी नजर के सामने ऐसे 50 और वाकयात होंगे। मुर्सी साहब इजिप्ट में बैठे हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई कैसे तशरीफ लाए और आप कब जाएंगे और क्या होगा। वैसा तो ऐसे और बहुत से लोग हैं जो किसी लोग, चुनिंदा लोगों के चुनिंदा लोग हैं, पसंदीदा जगहों पे बैठे हुए हैं। मगर क्योंकि आज दानिश्वर दुनिया उसी वक्त जागती है जब कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कहीं से ये नजर आता है कि हाँ भाई, दो मुल्क लड़ रहे हैं और उसमें इत्तेफाक से बिलखुसूस मुसलमान अगर ना हो तो बड़ा ज्यादा जुस्तजू और मुस्तैदी दिखाते हैं उसके बारे में बात करने में। अब क्योंकि मामला यूरोप का है और यूरोप ने पिछले 75 साल से कोई जानें नहीं गंवाई हैं यूरोप की सरजमीन पर, तो वहां के लोगों को, वहां की 3 पुश्तों को तकरीबन आदत ही नहीं है किसी तरह की जंग को देखने की। उनके लोग जंग में शरीक भी हुए तो हजारों मील हवाई जहाज में जाकर जंग में शरीक हुए और सीटी बजाते हुए घर आ गए। ये मेन वजह है कि यूरोप घबराया हुआ है जंग से, कि वो जंग उनके डोर स्टेप पर नहीं होनी चाहिए, वरना उनको बड़ी आदत हो गई थी। वो जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हुआ, सौों हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मारे गए, वो एक पॉकेट में हो रहे थे और मुतमद्दुन यूरोप को उससे कोई खास उनकी नींद पर फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे इन लोगों को ये खदशा हो गया है कि रशिया अब अपने कदम फैलाते फैलाते जो है बिल्कुल नाटो की सरहद तक आ जाएगा।
तो उसकी रोकथाम के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ आंखें दिखाने की कोशिश की है, बहुत कुछ डराया धमकाया, बहुत सारी हिकमत अमलियां की, सैंक्शंस का जिक्र किया, सब कुछ हुआ। मगर पुतिन साहब अपने मांग पे, अपने जो है इद्दिया पे जो है एकदम कमर कसे हुए हैं कि उनको ये करना ही करना है। तो करने की जो है ये वजूहत तो हैं यूक्रेन की तरफ। देखिए, यूक्रेन जो है रशिया का एक टूटा हुआ हिस्सा था, जो कभी एक यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था, अभी भी गालिबन रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी ले दे के कुछ 4 करोड़ के आसपास की है। बहुत बड़ा खित्ता जमीन उनके हाथ में है। लेकिन अगर यूक्रेन से आके नाटो की सरहदें मिल जाती हैं, नाटो के जो है हथियार अगर यूक्रेन की सरहदों पर आ जाते हैं, कि मगरबी सरहदों पर आ जाते हैं, तो मतलब ये कि रशिया पे आइंदा हमले के लिए उनको एक रास्ता मिल जाता है। और यूक्रेन को हमेशा से यूरोप अपने तहत इसलिए रखना चाहता है क्योंकि यूक्रेन में अजनास की पैदावार सबसे ज्यादा है। यूक्रेन को उस जमाने में, हिटलर के जमाने से पहले भी जो है ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता था। और जर्मनी में, बिलखुसूस हिटलर की जर्मनी में यूक्रेन पर ललचाई नजरें इसलिए डाल रहे थे वो लोग क्योंकि जर्मनी में अजनास की पैदावार कम होती है, सनती पैदावार बहुत ज्यादा होती थी जब भी और आज भी, और जर्मनी की आबादी काफी बड़ी है। तो पुतिन के इस अमल को जो है एक जारहाना अमल के तौर पर देखने से पहले लोगों को इस बात की तरफ भी तवज्जो देने चाहिए कि इस तरह के छोटे मोटे जारहाना अमल पुतिन की तरफ से उसी वक्त से हो रहे थे जब जब जो है रशिया के टुकड़े हुए, जब पुतिन साहब जो है केजीबी के सदर थे। केजीबी के सदर होने के वक्त रशिया के जब टुकड़े होने लगे तो अमेरिका मोहतरम की भी बड़ी एयानत थी पुतिन साहब को। वो उनके से भी बड़े साठ गांठ वाले मामले थे पुतिन साहब से। फिर वो पुतिन साहब सदर बनकर आ गए, प्राइम मिनिस्टर रहे, सदर बने। अब तो ऐसी सूरत में आपको ये मामले को समझने से पहले उनकी जहनियत को समझना है। जब वो देख रहे हैं कि 1988 से 1991 के बीच में जो हालात बिगड़े अफगान जिहाद के बाद, और जिस तरह सोवियत रूस जो है खोखला हो गया होने की वजह से उन लोगों के, उनके सोवियत रूस के जो इलाके थे, यूक्रेन और दीगर बहुत सारे ये सारे CIS कंट्रीज और बेलारूस और लटाविया, ये सारे जो इलाके थे, इन लोगों ने जब अपनी आज़ादी की मांग की और अपना अलग होने का ऐलान किया तो सोवियत रूस इस पोजीशन में नहीं था कि उनको रोक सकता। तो खुशी खुशी उन्होंने दे दिया, और उसमें वो मामले को की मांग करने वालों में सबसे पहल जो है यूक्रेन ने की थी जी। मगर यूक्रेन का जब 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया रशिया ने, तो ये याद दिलाया यूरोप के कि भाई जब ये अलग हो रहा था तो जब आपकी बात हुई थी कि आप इनको नाटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो टूटे हुए ममालिक थे रशिया के, वो फौरन जब नाटो में शरीक होना शुरू हो गए तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र बन गया, क्योंकि हमेशा से जो है यूरोप ललचाई हुई नजरों से देखता है एक बड़ी जमीन को। तो यहाँ ये एक तरह से रशिया के लिए करना नागुज़िर था। उन्होंने 50 जवाब पैदा कर लिए होंगे, और वो बिल्कुल अपने पड़ोस में कर रहे हैं, एक ऐसे इलाके में कर रहे हैं जो कभी हालात तक इनका अपना था, ये समझते थे। कम से कम 1533 के बाद से जो 50 साल के अरसे में जो कब्जे किए रशिया के लोगों ने, जिनको कोसैक्स बोला जाता है, इन्हीं का हिस्सा था, जो पहाड़ों के उस तरफ गए और साइबेरिया वगैरह को वो किया, तो जब जाके सोवियत यूनियन इतना बड़ा मुल्क बना जब रशिया के शक्ल में। तो अब जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उसकी समझ थी अमेरिका को, और वो लोग समझ रहे कि डरा धमका के, कुछ फुसला के, कुछ बहका के, कुछ सैंक्शंस की धमकी दे के जो है वो हो जाएगा। मगर रशिया के अपने बहुत सारे अगराज हैं, और उन अगराज में ये भी शामिल है। और बिलखुसूस मेरी अपनी राय में, नाचीज राय में, पुतिन का अपना जाती तहफ्फुज भी है उसके अंदर, वरना वो तो खैर पॉलिटिकल मोटिव है, वो इख्तिदार में रहना चाहते होंगे। मगर ये भी तो जेन्युइन कंसर्न है ना, अगर नाटो के कदम बढ़ रहे हैं और रशिया की इंटीग्रिटी को खतरा है, तो वो तो उनका जायज हक है। ये इंटीग्रिटी को खतरे वाला जवाब बताकर एक बहुत बड़ा हवा खड़ा करके जंग की कोई तावील निकाली जा सकती है, लेकिन वही अगर जंग से किसी को बचना हो और जो अपने आप को जवाबदेह किस्म का जो है सदर समझता हो, मुल्क और उसकी पार्लियामेंट को जवाबदेह है
समझता हो तो वो थोड़ा तकल्लुफ भी करेगा, मगर पुतिन साहब का बैकग्राउंड ही ऐसा है हाँ, कि वो उस बैकग्राउंड में वो अब जो है ताकत के बलबूते पर ही वो करना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसी टाइमिंग चुनी है कि अमेरिका के लिए फौरी जो है किसी तरह से मैदान में कूद के आना मुश्किल है, सबके हालात बहुत बुरे हुए हैं। वैसे वक्त में रशिया को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी माली तौर पर, माशी तौर पर बड़ा उसका असर पड़ेगा उनको। मगर ये सारे कैलकुलेटेड गेम्स हैं रशिया के, जो कि यूरोप के पास और अमेरिका के पास बिलखुसूस जो है नहीं है। यूक्रेन आप के देखिए ये सदर सारे जेलेंस्की का हालात क्या रद्द-अमल है? जी यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का क्या रद्द-अमल है? अब तो वो फिर हॉटलाइन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे तो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल आखिर दम तक लड़ेंगे और यूं करेंगे वो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि किसी तरह की मसालेहत करा दी जाए, और उसमें हमारे मुल्क ने भी यही कहा है कि भाई बातचीत के जरिए मसले का हल करें। देखिए वो शख्स जो है, जो यूक्रेन का सदर है, वो कोई ऐसा बहुत पॉपुलर शख्स नहीं है यूक्रेन में, मगर जैसा होता आया है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर वो किसी ऐसे को बिठा देते हैं। ये साहब जो है स्टैंड अप कॉमेडियन थे, अच्छा। जो सदर साहब हैं, तो उनकी कोई ऐसी जो है इंतजामी सलाहियत के कोई ऐसे चर्चे नहीं बने हुए हैं। तो वैसे आदमी को का वजूद भी गवारा नहीं है सोवियत यूनियन को, तो रशिया को। तो रशिया कोई ना कोई अपने इंतहाई सख्त किस्म के शरायत रखेगा। अब जैसे रशिया ने 3 दिन पहले ही यूक्रेन के दो खित्तों पर जो है कब्जा कर लिया, और ये भी कर दिया कि ये आजाद है। मगर बात ये नहीं है कि जितने खित्तों पर वो मौजूद हैं वो खित्ते आजाद हो गए। इनका अब ये रहेगा कि उन खित्तों में और जो है पांव फैलाया जाए। अच्छा। उनकी चादर बड़ी छोटी है और उनके पांव बड़े लंबे हैं, तो उस तरफ से भी वो करना चाहते हैं। वहां पर इनके अपने लोग, इनका अपना एक सेटअप एक जमाने से जो है रहा है, उसको कल्टीवेट करते रहे। जो गोरिल्ला बोल लीजिए आप, या बोल लीजिए कि इंसर्जेंट्स बोल लीजिए आप, उनकी तैयारी करके रखी थी इन्होंने। लेकिन रशिया के बारे में शुरू दिन से ये बात को समझने की जरूरत थी कि वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि बुल इन चाइना शॉप, तो जो चीनी के बर्तनों की दुकान में जब सांड आ जाता है तो हर बर्तन को खतरा रहता है। तो ये खतरा तो रशिया ने शुरू दिन से दिखाया है, खुसूसन जब से जो है रशिया के टुकड़े हुए, 15-16 मुल्क आजाद हुए, उसके बाद रशिया थोड़ा सा संभाला लिया। और जब से उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, तो खैर अब हुआ तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। चुनाचे आप देखते हैं कि 2008 में जॉर्जिया पर इन्होंने जो है अपना तसल्लुत फिर से बनाने की कोशिश की, काफी हद तक कामयाब भी हुए। जॉर्जिया का आज भी तकरीबन 20% इलाका रशिया के उसमें है। होने के बाद इन्होंने जो है चेचनिया जैसा छोटा मुल्क, एकदम छोटा मुल्क, ये इनको गवारा नहीं हुआ कि उतना छोटा मुल्क भी आजादाना अपना कोई वो रखे। तो चेचनिया में जिस तरह का खून बहा है, जिस तरह का खून, उसका हिसाब किताब मिलना मुश्किल है। चेचना की आज़ादी की जंग तकरीबन 1853 से जो है चली आ रही है, और कई कई फेजेस में वो जंगें हुई हैं, और हर हर जंग में चेचनिया जैसे छोटे मुल्क की आबादी के बहुत लोग नहीं मरे, आबादी का 1% हिस्सा मर गया, यानी 25% मर गए, कभी कभी 20% मर गए। तो जॉर्जिया के बाद ये क्रीमिया का वाकया 2014 में, से पहले चीचनिया के ऊपर रोकथाम इन लोगों की। तो रशिया फिर से अपने वो पुराने मौक़िफ़ को किसी ना किसी तरह बहाल करना चाह रहा है, या कम से कम आलमी बिरादरी से वो एहतराम चाह रहा है जो एक ज़माने में उसको मिला हुआ था। क्या रशिया कामयाब होगा अपने मकसद में? क्या फरमाया? जंग के जरिए क्या रशिया कामयाब होगा अपने मकसद में? जंग के जरिए सही पूछे तो आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ, लेकिन कोई समझौतों के ऊपर बात बराबर आती है। मसले अगर हल भी हो जाते हैं तो जो है वो सिर्फ समझौतों की हद तक ही होते हैं, वरना पूरी तरह से हल तो जो है कभी भी नहीं मिला। तो यही सूरत हाल अभी भी होगी। अब जो है ये कुछ और बड़े कड़े शराइत रखकर समझौते के ऊपर आएंगे, और वो यकीनन इस बात का तयक्कुन लेकर ही रहेंगे कि रशिया के सरहदों के करीब नाटो की फौजें और उनके हथियार वो करीब में फटकने भी नहीं पाए। ये तो होगा ही होगा। जी हाँ। तो इसका मतलब है मजमूई तौर पर रशिया इस जंग में कामयाब होगा। आप ये बात समझ के चल सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा मेरी दानिश में।
ये अब इम्कान नहीं है कि रशिया को इतना पसपा किया जाए कि रशिया बोले कि अच्छी बात है, आप लोग जो भी समझे बेहतर समझे कीजिए आप। वो चीज होने वाली नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नवाज़ी साहब की शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब सैयद इनाम उर रहमान गयूर साहब। ये जो है रशिया का यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके वजूहात और उसके अनकरीब जो नताइज बरामद हो सकते हैं उस ताल्लुक से हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह से नाटो की ताकतें रशिया की सरहदों की तरफ बढ़ रही थी, जिसका रशिया को शदीद एतराज़ था और पुतिन को अपने इक़्तिदार में भी बरकरार रहना है। वजूहात ज़्यादा बताई जा रही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ख़वी वजह तो यही नज़र आ रही है कि रशिया अपने सालमियत को डिफेंड कर रहा है और जो है नाटो के फ़ौज को, नाटो के आर्टिलरी को वो अपनी सरहद से दूर रखना चाहता है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या-क्या होता है, जंग कितने दिन चलेगी और कितना नुकसान होगा और कौन-कौन इसमें किस तरफ से शामिल होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।